मंच पर विराजमान मंत्रीगण, संजय जी, शर्मा जी, सभी बंधु और आप सब भाई बहन जो ये उपभोक्ता आंदोलन के साथ इतनी बड़ी संख्या में सक्रिय हैं, ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बड़ी बात है। इस दिल्ली शहर में पिछले 2 साल से शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतना बड़ा उत्सव हो रहा है। ये आप लोगों के उत्साह का प्रतीक है, प्रमाण है कि आप लोग उपभोक्ता आंदोलन से कितनी मजबूती से जुड़े हुए हैं। और अनुमान लगा रहा हूँ कि सिर्फ यहाँ दिल्ली के लोग नहीं हैं, सारे देश के लोग हैं। आपके चेहरे से, आपकी वेशभूषा से, आपके देखने से मैं पहचान सकता हूँ कि पूरे देश के लोग यहाँ जुटे हुए हैं। आप सबको बधाई देता हूँ। ये आंदोलन जब हमारे नौजवान शर्मा जी के पिताजी ने शुरू किया, तभी से मैं कहता रहा हूँ कि देश में उत्पादकों का आंदोलन तो है, उत्पादकों के तो संगठन हैं और बिना संगठन बनाए उत्पादन करने वाले लोग संगठित होते हैं। उनका दिमाग भी संगठित होता है, कार्य पद्धति भी संगठित होती है, उनके मुनाफे भी संगठित होते हैं। लेकिन देश में उपभोक्ताओं का ऐसा मजबूत संगठन बनना चाहिए कि वो उत्पादन पर नियंत्रण कर सके। इससे बड़ा और कोई साम्यवाद नहीं है। और जैसा अभी संजय भाई ने कहा कि उत्पादन का मामला ऐसा है, उपभोक्ता का मामला ऐसा है कि इसमें जाति, धर्म, प्रांत, भाषा, वेशभूषा सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं। सब लोग एक बराबर हैं। किसी का कोई मज़हब का मानने वाला हो, वो एक ही चीज़ का इस्तेमाल सब लोग करते हैं। उन सब चीज़ों को ठीक दाम पर मिले, प्रामाणिक हों, विश्वसनीय हों, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में इतनी फर्जी चीज़ें बनने लगी हैं, यानी क्या कहूँ मैं, कौन सी चीज़ फर्जी नहीं है देश में। हर काम फर्जी हो रहा है। उसको प्रामाणिक बनाने के लिए बहुत सख्ती की ज़रूरत है। पिछले दिनों मिलावट का एक मामला मध्य प्रदेश में पकड़ाया था, तो हमारे शहर का एक नौजवान लड़का वहाँ मंत्री था, तुलसी सिलावट ने मिलावटखोरों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की कि मुझे एक लेख लिखना पड़ा उस पर। मैं चाहता ये हूँ कि भारत से मिलावट का नामो निशान मिट जाए, तो उपभोक्ताओं को सबसे पहले सबसे बड़ा लाभ तो ये होगा। तो आप लोग और भाई से कहूँगा मैं कि ऐसा कानून बनवाए, संसद को मजबूर कर दे कि मिलावट वालों को मौत की सज़ा दी जाए। क्योंकि जो मिलावट करते हैं वो लाखों करोड़ों लोगों को या तो जल्दी मरने के लिए बाध्य करते हैं या तुरंत मरने के लिए बाध्य करते हैं। तो जो इतने बड़े हत्यारे हों, उनके लिए कठोरतम सज़ा की व्यवस्था हिंदुस्तान के कानून में बननी चाहिए। तो संजय भाई तो हमारे संसद में भी रहे हैं और मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। संजय भाई सुनो, संजय भाई, मैं ये चाहता हूँ कि मिलावटखोरों के लिए वही कानून बनना चाहिए जो हत्यारों के लिए बनता है। हत्यारा एक आदमी की हत्या करता है, मिलावटखोर लाखों आदमियों की हत्या का इंतज़ाम कर देता है। या तो तुरंत हत्या होती है लोगों की, या धीरे धीरे हत्या होती है। हत्यारा मारता है तो पता चल जाता है, मिलावटखोर मारता है पता ही नहीं चलता है। आदमी मर जाता है और उसको पता नहीं चलता है कि मैं क्यों मर गया। डॉक्टर नहीं पता बता सकते कि ये मरीज़ क्यों मर गया। ख़राब चीज़ खाने से कितना बड़ा नुकसान होता है। तो पहला काम तो ये इस आंदोलन को करना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा काम है, जिसके लिए जवाहरलाल नेहरू भी कहते कहते चले गए, व्लादिमीर इलिच लेनिन भी कहते कहते चले गए, स्टालिन भी कहते कहते चले गए, माओ त्से-तुंग भी कहते कहते चले गए, आज तक जो काम हुआ नहीं। जो समाजवादी व्यवस्था लाने का प्रश्न था, उसका मूल क्या है? उसका मूल ये है कि मुनाफे पर, फ़ायदे पर कुछ नियंत्रण हो। आज चीज़ें, दवाइयाँ हिंदुस्तान में बिकती हैं, आपको पता है 2 पैसे की दवाई, जिसके रॉ मटेरियल की कीमत, पोलैंड से आने वाली कई दवाइयाँ जिनके नाम अभी आपको नहीं गिना रहा हूँ, 2 पैसे की कीमत की दवाई रंगीन पुड़िया में बांध के, चमकदार पुड़िया में बांध के 200 रुपये की पत्ती बिकती है। 10 पत्तियाँ 200 रुपये की, 20 रुपये की एक गोली बिकती है। इस पर नियंत्रण क्यों नहीं है? देश में, जिस देश में चिकित्सा और शिक्षा 2 चीज़ों की बर्बादी हो, वो देश कभी महाशक्ति नहीं बन सकता है।
वो कभी महासंपन्न नहीं बन सकता। द्वितीय महायुद्ध के पहले तक, दूसरे वर्ल्ड वार के पहले तक अमेरिका छोटे छोटे देशों से, जो भारत के ज़िलों के बराबर है, लोन मांगता था, कर्जे मांगता था। लेकिन द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका के सारे बच्चे, केनेडी के पिताजी पढ़ने के लिए लंदन जाते थे। मैं भी लंदन में पढ़ा हूँ, न्यूयॉर्क में पढ़ा हूँ, लेकिन मैं पढ़ने के लिए नहीं गया था, अनुसंधान करने के लिए इन देशों में गया था मैं। लेकिन प्राइमरी की शिक्षा लेने के लिए द्वितीय महायुद्ध के पहले अमेरिका के बच्चे आते थे, अमेरिकी राष्ट्रपतियों के बच्चे आते थे। लेकिन अमेरिका ने शिक्षा में और चिकित्सा में, दो चीज़ों में इतना इन्वेस्टमेंट किया कि पूरा यूरोप ही नहीं, चीन, जापान, रूस, जो गालियाँ बकते हैं अमेरिका को, वो भी अपने बच्चों को अमेरिका भेजते हैं पढ़ने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में आज तक एक भी सरकार ऐसी नहीं बनी है कि जो शिक्षा और चिकित्सा पर बराबर ध्यान दे। इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री बनी पहली बार, तो डॉक्टर त्रिगुण सेन और भागवत झा आज़ाद और प्रोफेसर शेर सिंह जी के साथ आज से 65 साल पहले जेल में भी मैं रहा हूँ, पटियाला में जेल काटी उनके साथ। तो तीनों मेरे बुज़ुर्ग थे। भागवत झा आज़ाद जी तो मेरे लोकल गार्जियन थे। उन्होंने आग्रह पूर्वक, मेरे आग्रह पर, उन्होंने तब 1967 में भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने की व्यवस्था शुरू की, लेकिन वो आज तक नहीं हो पाई। 2 बार हमारी सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उनसे मैं रोज़ कहा करता था कि अटल जी आप कीजिए, ये काम जो कांग्रेसी लोग नहीं कर सके आप कीजिए। वो भी नहीं कर सके। 7 साल हो गए नरेंद्र मोदी को, लेकिन अभी तक भारत की शिक्षा नीति पर कोई काम हुआ नहीं है। बिल्कुल जैसा चल रहा था वैसी ही चल रही है। किसी भी गुलाम देश की शिक्षा नीति जैसी चलनी चाहिए वही भारत में आज भी चल रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी से हमको उम्मीद है कि यह आदमी जो भी काम करता है बड़े धड़ल्ले से करता है, परवाह नहीं करता है कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या आलोचना हो रही है, क्या निंदा हो रही है। तो अब मैं सोचता हूँ कि नई शिक्षा नीति लागू होगी और उसके साथ स्वास्थ्य की नीति लागू होगी। स्वास्थ्य की नीति जिस दिन लागू होती है, तन जिस दिन मजबूत होता है, उस दिन मन भी मजबूत होता है, धन भी मजबूत होता है। भारत का तन बड़ा कमज़ोर है। भारत में अभी भी जितनी मृत्युएं होती हैं, बाल मृत्यु होती है, दुनिया के बहुत कम देशों में होती है। यदि भारत में ये मिलावट का काम बंद हो जाए, मैं आपको यही कहता हूँ, हमारे आंदोलन के लिए सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि मिलावट देश में बंद करो। अगर 2-4 आदमियों को भी पकड़कर लाल किले पर लटका दिया जाए, और जो मिलावट करने वाले हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि उनकी अंत्येष्टि भी नहीं हो, उनको बाकायदा अंत्येष्टि नहीं करना चाहिए। लाल किले पर लटकाओ और कुत्तों से घसीटवाओ और यमुना के अंदर बहा दो उनके शव कि तुम तो हत्यारों के बड़े हत्यारे हो, तुमसे बड़ा हत्यारा कोई नहीं है। ये देश के अंदर लागू होना चाहिए। इसके बाद जो मैं समाजवाद की बात आपसे कह रहा था, तो अब समाजवाद का नारा तो बिल्कुल पिछड़ गया है, बोगस हो गया, कोई नाम भी नहीं लेता है। भारत के संविधान में इंदिरा गांधी ने आपातकाल के बाद ये शब्द जुड़वा दिया था, समाजवाद। लेकिन कोई समाजवाद का ना कांग्रेसी नाम लेते हैं, ना हमारे जनसंघी क्यों नाम लेंगे, वो भी नहीं लेते हैं, कोई नहीं लेते। हमारे यहाँ तो पहले से ही विरोध होता था इसका, काहे का समाजवाद। लेकिन अगर उपभोक्ताओं का बस चले और उत्पादकों पर मूल्य नियंत्रण कर दें, जिसको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे। लोहिया जी के साथ हम लोग यही, ये नया नया विट्ठल भाई पटेल भवन बना था, इसमें हम लोग भाषण दिया करते थे, दाम बांधो, दाम बांधो नीति चलाओ, हर चीज़ का दाम बांधो। अगर दाम बंधा हुआ है तो भ्रष्टाचार कैसे होगा? अगर दाम बांधा है तो फिर किस तरह से मूल्य चढ़ेंगे क्यों? सब्जियों के भाव बढ़ेंगे क्यों? दाल के, गेहूं के, चीनी के भाव बढ़ेंगे क्यों? तो उपभोक्ता आंदोलन का दूसरा काम ये होना चाहिए कि भारत सरकार को प्रेरित करे। और मैं आपको एक बात कहता हूँ कि भारत का सौभाग्य है कि यहाँ एक ऐसी सरकार है जो बड़े से बड़ा निर्णय धड़ल्ले से कर सकती है। जैसे कश्मीर में धारा 370 ख़त्म कर दी। ये बात मैं पिछले 40 साल से कह रहा था कि धारा 370 की ज़रूरत क्या है। इंदिरा गांधी के राज में और दूसरे राज्यों में भी कम से कम 50-60 संशोधन हुए हैं कश्मीर के संविधान में, कश्मीर के तौर तरीके में, लेकिन एक ही झटके में 370 ख़त्म की, 35A भी लगभग ख़त्म हैं।
आप देखिए कि उसका परिणाम कितना अच्छा आ रहा है। इसी तरह से ये दाम बांधो नीति लागू हो, मिलावटखोरों की मरण हो जाए इस देश के अंदर, तो भाई आपका आंदोलन बहुत बड़ा काम करेगा। सब पूरे देश में ज़बरदस्त इसकी प्रतिष्ठा होगी। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे एक दूसरे कार्यक्रम में जाना है। मैं अपना निवेदन करके आपसे और मंत्री महोदय से और हमारे भाई संजय जी से बहुत क्षमा याचना करते हुए मैं आपके सुनना चाहता था भाषण, लेकिन अभी मुझे जल्दी जाना है। मैं आज्ञा चाहता हूँ, आशा है आप क्षमा करेंगे। और ये भाई जो कर रहे हैं शर्मा जी, इनको खूब ताकत दीजिए, मदद कीजिए इनकी। आप सब लोग मिलिए तो आपकी संसद, सरकार सब आपकी बात सुनेगी। नमस्ते।